हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम ऐसे ही हाजिर रहेंगे आपके बीच लगातार। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री में सबसे लास्ट वाले चैप्टर बोले तो जैव अणु का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये भैया वीडियो आपके लिए एग्जाम में रामबाण से कम नहीं है। एग्जाम टाइम में यही वीडियो ऐसी वीडियोस होती हैं कि जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करती हैं। तो ये किसी रामबाण और ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सारे टॉपिक्स को बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को देखते हैं। और ये चैप्टर भैया आसान सा चैप्टर है, वो इसलिए कि बायोलॉजी इसमें पूरा आधे से ज्यादा मिक्स होता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ज्यादा आसान है कि जो भैया बायोलॉजी लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि पूरे के पूरे बायोलॉजी से मिलते हैं। बट आपको परेशान नहीं होना भैया, कुछ ही टॉपिक हैं, बाकी तो हमने बताया ना कि केमिस्ट्री है तो उसी तरीके का रिएक्शंस इसमें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल है जो कि जैव अणु है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, अपना पहला ही टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण क्या होता है। तो भैया जो क्वेश्चन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो परिभाषा बड़ा कम पूछा गया है। अब तक की बात कर ले, जो इसका वर्गीकरण है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका वर्गीकरण। ठीक है भैया, चलिए तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता गया है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक होते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रॉक्सी का मतलब जिसमें OH समूह हो। तो ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह भी होता है। मतलब इनमें भैया CHO और CO समूह भी उपस्थित होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसा कि एक आप ले लीजिए C12H22O11 शर्करा का फार्मूला है ना। तो इसमें अगर आप देखिए भैया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं व्यापक रूप से ये प्रकृति में भैया पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो भैया जीव जंतुओं में भी पाया जाता है और साथ में भैया प्लांट्स यानी पेड़ पौधों, यानी क्या है कि ये जंतुओं और पौधों दोनों में इसकी मात्रा होती है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वर्गीकरण है। चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हम जिस टॉपिक को सोचते हैं कि अरे ये क्या ही पूछा जाएगा, और एग्जाम में अक्सर उन्हीं से मुलाकात हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, हमारे साथ खुद ये हो चुका है कि हमने सोचा यार जाने दो, इस क्या ही पूछा जाएगा, पिछले 8-10 साल में नहीं कभी आया तो क्या आएगा, और अक्सर वही आ जाता है। तो ये चीज ना हो, इसलिए वही परिभाषा जरूरी है, याद रख लेना। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब कार्बोहाइड्रेट को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। एक पहला होता है भौतिक गुणों के आधार पर। पहला होता है भैया भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, इसे हम सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर डिवाइड करेंगे, ठीक, फिर इसमें रासायनिक संरचना के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है भैया शर्करा। क्या होता है प्यारे बच्चों? शर्करा। ठीक है, अब जो शर्करा होता है वो क्या होता है, तो ये स्वाद में देखिए, ये कई बार क्वेश्चन यहां से आया भी है कि यहाँ पे शर्करा तथा अशर्करा में अंतर पूछा है, इस तरह से कि शर्करा तथा अशर्करा में अंतर लिखिए। या फिर ऐसा भी पूछा गया है कि शर्करा तथा अशर्करा कार्बोहाइड्रेट को समझाइए। ठीक है, तो भैया चाहे जैसे पूछे, इससे कोई मतलब नहीं। तो शर्करा क्या होता है? ये स्वाद में मीठी होती हैं। ठीक है भैया,
इनका टेस्ट कैसा होगा, स्वाद में मीठी होती हैं। ठीक, अगला है ये जल में क्या है भैया, विलेय है, जल में क्या है, ये घुल जाएंगे। नेक्स्ट भैया ये क्रिस्टलीय ठोस हैं, यानी ये क्रिस्टल जैसे नमक होता है ना क्रिस्टल की अवस्था में, जो कण होते हैं छोटे छोटे, जैसे बालू ले लीजिए उसी तरह से, तो ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, ये शर्करा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये सभी स्वाद में क्या है, मीठे होते हैं। आई बात समझ में? ठीक भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक अशर्करा। भैया हमने बताया ना कि भौतिक गुणों के आधार पे दो प्रकार, और अपने को ज्यादा एक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अब दौर है भैया एग्जाम का, धीरे धीरे एग्जाम भाई तेजी से नजदीक आ रहा है। ऐसे टाइम में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों को अपन माइंड में रखेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये आपके साथ भी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसीलिए भैया टू द पॉइंट चीजों को पढ़ना है, और हम आपके लिए वही चीज लाते हैं, और यही कारण है कि इतना सारा बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलता है और अपने चैनल पे, और यही कारण है कि भैया रेगुलर बच्चों का प्यार बना हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है अशर्करा। अब अशर्करा क्या होती है? देखिए शर्करा में तो हमने बताया भैया उसी का जस्ट अपोजिट कर दो। शर्करा में बताया स्वाद में मीठा होता है, तो भैया ये स्वादहीन होता है, मतलब मीठे नहीं होते हैं। उसमें दूसरा बताया जल में विलेय होते हैं, तो ये जल में अविलेय होते हैं। उनमें बताया कि वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं भैया, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, और उसमें अगला क्या बताया भाई, मतलब एग्जाम्पल के स्वरूप अगर आप देखें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये था, लेकिन इसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ईटीसी, ये सभी क्या होते हैं, अशर्करा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, किसके उदाहरण है, अशर्करा के उदाहरण है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब भैया जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है भैया, क्वेश्चन यहां से आता है, और इसी को अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि यहां से तो एक क्वेश्चन फिक्स है 100%, अपने दिमाग में छाप लीजिए। एक क्वेश्चन श्योर होता है, हर एक सेट में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो भैया पहला हमने तो देख लिया कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब हम देखेंगे रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो भैया रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है बच्चों मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब ही होता है भैया एक अणु, मोनो का मतलब क्या होता है, एक अणु होता है। तो मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, सरल शर्करा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक, इन्हें सरल शर्करा कहा जाता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है। और मोनोसैकेराइड में सामान्यतः 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं, यानी इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल भैया अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो जो इसमें उदाहरण है जैसे C6, जिससे मतलब ग्लूकोज का ही ले लें, पहले लिख लें ग्लूकोज, और उसके बाद फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आदि, ये हैं क्या, मोनोसैकेराइड। अगर इसमें देखें तो भाई ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, तो भैया कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी आई, 6। तो इसमें भैया कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से सामान्यतः 7 तक होती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या चीज, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा कहा जाता है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप में भैया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या है, मोनोसैकेराइड। और बहुविकल्पी में बच्चों ये कई बार पूछा गया है, ध्यान देना भैया, बहुविकल्पी में कई बार पूछा, क्वेश्चन
देगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है, तो दे देगा ग्लूकोज आपका, उसके बाद जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऐसे इनमें से कोई नहीं, व्हाटएवर ऐसे करके आपका बना देगा विकल्प। तो ध्यान देना, मोनोसैकेराइड ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा देखते हैं भैया डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड तो हो गया भैया, अब देखते हैं बच्चों डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड। अब देखिए डाइसैकेराइड क्या होता है भाई, मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो। तो डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो अणु बनाती हैं, लाइक दैट सुक्रोज, माल्टोज। मतलब यहां पे ध्यान देना भैया, सुक्रोज, माल्टोज ये क्या है, डाइसैकेराइड। यहां से भी बहुविकल्पी बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, तो ध्यान देना सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये क्या है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, तो डाइसैकेराइड वे शर्करा होती हैं जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के दो अणु बनेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल यहां पर लिया गया है भैया, जैसा एक हम ले लेते हैं सुक्रोज का ही, किसका भैया, सुक्रोज का ही। और सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज हो गया। ठीक है भैया, सुक्रोज का हम जल अपघटन करा देते हैं, तो भैया C12H22O11 इसका जल अपघटन करा रहे हैं भैया, मतलब कि क्या है, हम जल से क्रिया करा दे रहे हैं, इसका जल अपघटन करा दो H2O से। जब इसका जल अपघटन होगा भैया, क्या हो रहा है, यहां पे लिख भी दे रहे हैं कि जल अपघटन, जब प्यारे बच्चों इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन पर होता क्या है भैया, जल अपघटन पर कह रहा है कि मोनोसैकेराइड के दो अणु बनाते हैं। तो भैया ये क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड के दो अणु बनाते हैं। जैसे भाई बनाएगा एक, यहां पे ध्यान देना C12 है तो C6 ले लेते हैं, H ध्यान दीजिए यहां 22 है और 2 मिलके यहां 24, तो H12 ले लेते हैं। फिर उसके बाद O यहां पे 11 है, एक यहां पे 12 हो गया, तो यहां 6 ले लेते हैं। तो एक तो ये C6H12O6 यानी C6H12O6। इसी तरह से एक दूसरा भी हो जाएगा C6H12O6। तो अगर आप देखें तो मोनोसैकेराइड के दो अणु बने हैं, क्योंकि ये है क्या भैया, तो ये मोनोसैकेराइड, ये है क्या एक, तो ये जो सुक्रोज एग्जाम्पल है किसका है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये है भैया आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, तो ये डाइसैकेराइड एक है, बाकी नाम तो है सुक्रोज, क्या है सुक्रोज। और यहां पे ये क्या है, मोनोसैकेराइड के दो अणु बने हैं, ये है क्या, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के दो अणु बने हैं। बाकी वैसे अगर नाम इनका देखना चाहेंगे तो ये है क्या भैया, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज एक क्या है, ये जैसे ग्लूकोज मान लो, और दूसरा जैसे फ्रक्टोज ही आप मान लो, तो भैया ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब हैं क्या, तो ये हैं मोनोसैकेराइड, जैसा कि इसके पहले हमने देखा है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया सीधी सी बात कि जो डाइसैकेराइड होते हैं वे शर्कराएं होती हैं जिनका जल अपघटन करने पर वो क्या है, मोनोसैकेराइड के दो अणु बनाकर देती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया पॉलीसैकेराइड। अब देखिए पॉली का मतलब ऐसे देखते तो भैया मोनो, डाई, ट्राई करके देखते, बट मोनो डाई के बाद यहां आपका पॉली बना दिया गया है। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, पॉली का मतलब ही होता है अनेक, ठीक है, बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन के द्वारा, ध्यान से समझना भैया, पॉलीसैकेराइड जो हैं वे शर्करा होती हैं जिनका एक अणु
जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड के अनेक अणु बनाता है और ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलेय होते हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक कहते हैं। याद करो जो भैया हमने शर्करा बताया है, ये पूरा का पूरा वही है जिसमें स्टार्च, फार्मूला, ग्लाइकोजन वगैरह बताया गया ना, ये वही तो है पूरा का पूरा ही। ठीक है, क्योंकि शर्करा में याद करो हमने बताया कि वो अक्रिस्टलीय होता है, स्वादहीन होता है। ठीक है, हमने यही तो बताया भैया, जल में अविलेय होता है। ये सारे गुण शर्करा के ही तो हैं, तो वे सारे गुण पॉलीसैकेराइड में भी हैं। तो पॉलीसैकेराइड वे शर्करा हैं जिनका एक अणु जब जल अपघटन करता है तो मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु बनाता है और ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन, जल में अविलेय होते हैं और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं। अगर आ गया क्वेश्चन और किया भी जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है भैया, एग्जाम्पल स्वरूप जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, उसके बाद ग्लाइकोजन हो गया। ठीक, ये सभी क्या है भैया, शर्करा के उदाहरण और अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। यही कारण है कि इन्हें जैव बहुलक कहा जाता है। जैसे हम ले लेते हैं भैया एक एग्जाम्पल, स्टार्च। क्या ले लेते हैं, स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ही हम क्या बनाते हैं भैया, मोनोसैकेराइड। क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला गया है कि पॉलीसैकेराइड वे शर्करा होती हैं जिनके एक अणु का जल अपघटन जब आप कराते हो तो मोनोसैकेराइड के अनेक अणु यानी बहुत सारे अणु बनते हैं। जैसे स्टार्च ले लिया, स्टार्च का भैया फार्मूला क्या है, तो C6H10 उसके बाद O5। यहां पे भैया हमने ले लिया स्टार्च और यहां पे भाई इसका अपन जल अपघटन करा देते हैं, N अणु है जल के, तो जल अपघटन इसका करा दिया। जब जल अपघटन कराते हैं प्यारे बच्चों तो क्या बन जाता है, तो ध्यान दीजिए ये C6 रहेगा, C6, H यहां पर 10 है, यहां पे 2 है तो H12 है। H क्या हो गया भैया, 12 हो गया और उसके बाद O5 है, एक O यहां है तो भैया O6 हो गया। ठीक, तो C6H12 O6। यहां पर बात कर ले भैया, ये N हो गए अणु। N का मतलब बहुत सारे, ये N क्या है, N अणुओं की संख्या को बता रहा है। क्योंकि बच्चों ये है क्या भैया, ये एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का एक अणु बना है, एक नहीं बहुत सारे, तो ये एक मोनोसैकेराइड है। और ये क्या है, डाइसैकेराइड है, स्टार्च। तो यहां पर आई बात समझ में, जब हमने स्टार्च का जल अपघटन कराया तो मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु बने हैं। यहां N क्या है, अणुओं की संख्या को ही बता रहा है कि N यानी बहुत सारे अणु बने हुए हैं। ठीक है भैया, तो ये हो जाता है प्यारे बच्चों पॉलीसैकेराइड। सिंपल सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट से ये रिएक्शन है, याद रखना, कई बार ये पूछा गया है भैया, इसलिए अपने दिमाग में इसको स्टोर कर लेना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मौलिक परीक्षण। अब जो कि भैया अगर याद करो तो जितने भी परीक्षण वाले एक हमने अलग से वीडियो लाया था जिसमें टाले नभिकर्मक, पहले नभिकर्मक, क्या कहते हैं, उसके बाद आपका मौलिक परीक्षण हो गया। ठीक है, याद है आया कि नहीं कुछ। ठीक, ये सारे के सारे जितने परीक्षण है एक अलग से वीडियो में बताया था, बट यहां पर भाई हमें उससे क्या मतलब, जो इस चैप्टर में टॉपिक है हमसे उससे मतलब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलरेडी आपने देख रखा है, इसलिए ये और भी ज्यादा आसान अब आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले इसे देख रखा है। अब देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि मौलिक परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें करते क्या है, ध्यान पूर्वक पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको इतना जरूर बोलेंगे कि ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि इस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, यानी जिसमें हमें जानना हो,
क्योंकि इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो जैसे जिस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है कि उसमें है कि नहीं है, तो उस पदार्थ के जलीय विलयन में सबसे पहले 2 ml मॉलिस अभिकर्मक मिलाते हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक में होता क्या है, तो अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी अल्फा नेफ्थॉल का 10% अल्कोहलिक विलयन होता है। ठीक है, इसे डालकर परख नली को बिना हिलाए डुलाए उसमें क्या करते हैं भैया, बड़े ही सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। फिर 2 परत के बीच में यदि लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, तो भैया लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है जो कुछ समय के बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, तब यह मान लिया जाता है कि उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट निश्चित है यानी है। अगर ऐसा नहीं होता है कुछ, तब मान लिया जाता है कि भैया उसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। ठीक है भैया, चलिए अब इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई ये सब रटने की जरूरत है नहीं, और वैसे भी रटाना हमारी फितरत में नहीं है बबुआ। तो एक भाई क्या करते हैं, सबसे पहले एक परख नली ले लेते हैं। यहां पर नीचे जगह है तो यहीं एडजस्ट करते हैं भैया, जहां जगह है वहीं एडजस्ट कर लो। ये एक क्या है, परख नली हो गया। ठीक है, ये एक क्या हो गई भैया, परख नली। ठीक है, आई बात समझ में, ये एक परख नली हो गई। अब इस परख नली में जैसे भाई हमने क्या है कि कोई पदार्थ का सॉल्यूशन ले लिया है, कोई भी पदार्थ है इसमें, उस पदार्थ का भैया विलयन है, क्योंकि जिस पदार्थ के बारे में हमें जानना है, हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, उस पदार्थ का यहां पे विलयन ले लिया। अब उसके बाद करते क्या है, फिर हमने यही बताया कि इस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में सबसे पहले भैया इसमें करते क्या है प्यारे बच्चों, 2 ml, कितना, तो भैया 2 ml अल्फा नेफ्थॉल लेंगे। क्या फिर लेंगे भैया, मॉलिश अभिकर्मक, 2 ml मॉलिश अभिकर्मक लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, मॉलिश अभिकर्मक। उधर हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, बट याद रखना, अब 2% मतलब 2 ml मॉलिश अभिकर्मक लिया जाता है। अब मॉलिश अभिकर्मक है क्या, तो ये अल्फा नेफ्थॉल का ये क्या है, अल्फा नेफ्थॉल का C2H5OH का ये 10% एल्कोहलिक विलयन होता है। अल्फा जो मॉलिश अभिकर्मक होता है उसमें अल्फा नेफ्थॉल का, ये अल्फा नेफ्थॉल जो कंपाउंड होता है, जो एक यौगिक होता है, इसका एथिल अल्कोहल का 10% विलयन होता है। ठीक है, उसी को मिलाकर सामूहिक रूप से मतलब मॉलिश अभिकर्मक कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। अब जब डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद बच्चों करते क्या है, उसके बाद भैया इसमें परख नली की सहायता, मतलब ये दीवार की सहायता से, परख नली के ये दीवार की सहायता से इसमें बूंद बूंद करके, भैया ध्यान देना, इसको थोड़ा हम अलग कलर से दर्शा देते हैं, बूंद बूंद करके बच्चों इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बूंद बूंद करके यहां पे सावधानी पूर्वक सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि है तेजाब जिसको बोलते हैं ना, ये प्योर वाला नहीं होता, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला जाता है। अब जब इसमें डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है कि 2 परत के बीच में, क्योंकि नीचे से ये पदार्थ का सॉल्यूशन है पूरा, ऊपर से इसको डाला गया है, इसके बीच में भैया एक वलय बन जाता है, मतलब एक छल्ला बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एक छल्ला बन जाता है। और वो छल्ला क्या होता है, लाल या भूरे रंग का। यानी ये जो छल्ला बनता है भैया, ये कैसा हो, तो ये छल्ला लाल रंग का हो या भूरे रंग का हो, लाल या भूरे रंग का छल्ला हो, और बाद में बच्चों ये क्या हो जाए,
एकदम से बैंगनी रंग का हो जाए। यहां बोला गया है कि जो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से ये जो छल्ला हो जाए बैंगनी रंग का हो जाए, तब भैया मान लिया जाता है कि इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक भाई। अब समझिए, इसको पूरा रटने की जरूरत ही नहीं, हमने ये बताया मेरे प्यारे रसगुल्लों। इसको भी इंडिकेट कर लेते हैं पहले, ये क्या है तो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए हमने ये बताया कि सर्वप्रथम देखिए इस परीक्षण के लिए हमने ये बताया कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, कि कोई पदार्थ है उसके जलीय विलयन में 2 ml मौलिक अभिकर्मक मिला लेते हैं। अब जो कि मौलिक अभिकर्मक होता क्या है, अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन। मिलाने के बाद फिर करते क्या है, परख नली को बहुत ही सावधानी पूर्वक, यानी बिना हिलाए डुलाए, इसे सावधानी पूर्वक इसके परत के सहारे, इसकी दीवार से सहारे बूंद बूंद करके क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। क्या डालते हैं भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। उसके बाद जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं भैया, तो उसके बाद ध्यान देना, सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद होता क्या है, 2 परतों के बीच में यदि क्या होता है, लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाए, ठीक है, 2 परत के बीच में, जैसे कि है भाई ऊपर भी कोई सॉल्यूशन है, ठीक, यहां पे और नीचे भी है, तो 2 परत के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाए, जो कुछ समय के बाद यही बैंगनी रंग का हो जाए, तब मान लिया जाता है कि इस पदार्थ में, यानी जिसमें मौलिक अभिकर्मक डाला गया है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये ऐसा नहीं होता, छल्ला ना बनता, लाल या भूरे रंग का ना होता, बैंगनी रंग का ना होता, तब मान लिया जाता कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भैया लॉन्ग क्वेश्चन आपका किया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन या तो ये 3 नंबर में या फिर 5 नंबर वाला टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा लाजवाब है। पूरा इसमें रासायनिक गुण बनाने की विधि जैसा पिछले सारे चैप्टर में पढ़ते चले आए हैं, वह यहां भी वैसा करता है। इसकी ग्लूकोज की संरचना कभी कभार 2 नंबर का दे देता है, तो कई तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ग्लूकोज के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण आपको लिखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। पहले भैया हम बनाने की विधि को देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे बच्चों, फिर हम देखेंगे भैया इसके रासायनिक गुण को। तो सबसे पहले निर्माण की विधि में पहली विधि है गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, तो गन्ने की शर्करा बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए भैया होता क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गन्ने की शर्करा को, अब गन्ने की शर्करा का मतलब शक्कर, बोले तो सुक्रोज, ठीक है, चीनी जिसको बोला जाता है, जब 323 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ग्लूकोज बनता है। चलिए रिएक्शन समझते हैं भैया। सबसे पहले क्या है, गन्ने की शर्करा, तो भैया C12 H22 O11। अब ये क्या है भैया, ये है गन्ने की शर्करा, इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब इसकी क्रिया जल से कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में, जरा वो भी ध्यान रखना भैया, किसकी उपस्थिति में, तो तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में। जब इसको क्या करते हैं भैया, 323 केल्विन ताप पर क्या है, गर्म करते हैं। जब गर्म किया जाता है भैया, तो बनता क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ग्लूकोज बनता है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किसमें, मोनोडाई पॉलीसैकेराइड में। तो भैया यहां पर एक बन जाएगा, एक अणु C6H12O6, दूसरा भी बन जाएगा C6H12O6। ये यहां पर मतलब
एक प्रकार का ये क्या है, ये आपका एक पॉली मतलब क्या कहते हैं डाइसैकेराइड है, इसका जल अपघटन कराओ मोनोसैकेराइड के 2 अणु बन गए। क्योंकि यहाँ पे C12 है तो भैया C6 12 हो गया, H 22 2 24 है तो भैया 12 12 24 हो गया, और O देखिए 11 और 1 12 है तो 6 6 12 हो गया। तो ये बना क्या है बच्चों, ये है क्या, इसको बोलते हैं गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा, या इसी को सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज, जो कि एक ये है क्या चीज, डाइसैकेराइड। और यहां पर भैया क्या बन गया है, एक अणु तो ग्लूकोज का बन गया है बबुआ, और दूसरा अणु किसका बन गया है, फ्रक्टोज का बन गया है, फ्रक्टोज। इसे फलों की शर्करा कहते हैं। किसकी शर्करा, फलों, क्योंकि फलों में प्रायः आप फ्रक्टोज ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यानी ग्लूकोज के निर्माण की विधियां। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। अभी इसको भी तो अपन देख चुके हैं, ये भी कोई नई बात हमारे लिए थोड़ी ना है भैया। हम क्योंकि हमें बनाना है ग्लूकोज, हमको इससे नहीं मतलब, हम भाई कैसे बनाए हैं। अभी आपको याद हो पॉलीसैकेराइड में सेम रिएक्शन देखा, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च का जब 393 केल्विन पर जल अपघटन कराया जाता है, ग्लूकोज बनता है। बट इसमें बस यही होता है कि भाई आपको रिएक्शन में ये सारी चीजें किसकी उपस्थिति क्या है ये लिखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जरूरी होता है। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या है, स्टार्च ले लेते हैं। अब स्टार्च में प्यारे बच्चों याद हो C10, ठीक है, एक मिनट, C6H10O5, ठीक भैया। और उसके बाद इसका अपन करा रहे हैं जल अपघटन। क्या करा रहे हैं भैया, जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है, जल अपघटन। और ये लेकिन यहां पर उपस्थिति किसकी है अब की बार, तो ध्यान देना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में, कि जब हम इसकी उपस्थिति में इसे 393 केल्विन ताप पर अब की बार गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं भैया तो इसके जल अपघटन से होता क्या है, ग्लूकोज बनेगा। तो मतलब क्या है, C6H12O6 ये ग्लूकोज के बना है, उसके बाद N अणु बन जाएंगे, यानी बहुत सारे अणु बन जाएंगे। तो कुछ भी बने भैया, ठीक है तो क्या बच्चों, ग्लूकोज ही, तो ग्लूकोज बना है। ये है क्या भैया, तो ये है स्टार्च। तो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा भी क्या है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया घुमा फिराकर ये तो आते ही आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये बच्चों घुमा फिराकर आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, याद रखना ग्लूकोज के रासायनिक गुण में सबसे पहला है अपचयन। क्या है भैया, अपचयन। तो अपचयन में होता क्या है, ठीक है, अपचयन में क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज की क्रिया, जब सोडियम अमलगम के जलीय विलयन से क्या है, मतलब इसकी उपस्थिति में सोडियम अमलगम का जलीय विलयन रहेगा, इसकी उपस्थिति में जब ग्लूकोज का अपचयन कराया जाता है तो सार्बिटाल बनता है। अब देखिएगा, इसे थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए। ग्लूकोज को भी हमने C6H12O6 देखा, यही ग्लूकोज का फार्मूला है। बट बच्चों अगर आपको पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, तो भैया इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CHO फिर CHOH का होल, ये 4 हो जाएगा, उसके बाद भैया CH2OH ये हो जाएगा। सेम यही चीज है।
अब इस तरीके से अब जितने भी आपके रासायनिक गुण हैं अपने को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान हो जाता है और भी ज्यादा। और ऐसे में होता क्या है कि बहुत सिंपल रिएक्शन अपनी हो जाती है। कैसे, वो चलिए अभी हम बता रहे हैं भैया। ये रिएक्शन यही क्यों है, चलिए बताते हैं। भाई कार्बन 6 है, यहां देखिए 4 कार्बन है और 2 ऊपर नीचे मिलके 6 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए भैया, तो यहां पे 4, अगर देखिए ये 2 है तो 4 गुना 8 कर देंगे, और 8 2 10 2 12 हो गया, तो 6 हाइड्रो मतलब 12 हाइड्रोजन बराबर। ऑक्सीजन भी 6 है, तो 4 ऑक्सीजन यहां ऊपर नीचे एक एक, तो भैया 6 ऑक्सीजन। तो हम ये कहें अपन भैया ग्लूकोज को चाहे ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, सेम वही चीज है। और ये कई बार पूछा भी गया, हमने बता दिया ना, पूछा गया है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, तो भैया आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 2-2 नंबर में ये कई बार आया है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर कहा क्या गया है वो समझिए कि ग्लूकोज का जब सोडियम अमलगम के जलीय विलयन से अपघटित होकर के क्या है सार्बिटाल बनाता है। तो ले लेते हैं, अभी ग्लूकोज को हमने किस तरीके से बनाया, C6, एक मिनट, C6 बोल रहे हैं, तो मतलब यहां पे बताया CHO, फिर CHOH का भैया होल ये 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद CH2OH। अब इसका करा क्या रहे हैं भैया, इसका क्या करा रहे हैं, तो हम अपचयन करा रहे हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से क्रिया। अब किसकी उपस्थिति में, ये भी जरा ध्यान दीजिए बबुआ, तो यहां पे है सोडियम अमलगम। ठीक है, ये Na अमलगम का मतलब Hg यानी पारा, सोडियम अमलगम के जलीय विलयन में ये क्या है, जब ग्लूकोज क्या होता है इसका अपचयन कराया जाता है तो सार्बिटाल बनता है। अब सार्बिटाल का फार्मूला ध्यान देना, H2 है, तो यहां पर लिखेंगे CH2OH। कुछ नहीं करना, सेम यही फार्मूला होगा, जो 2H है वो हमने यहां लगा दिया। देखिए CH2, H2 जो है वो H2 एक्स्ट्रा लगा दिया, OH तो बच्चों आपका है ही, तो भैया CH2OH, और प्यारे बच्चों नीचे CHOH का होल ये 4 रहेगा ही बबुआ, और नीचे भी CH2OH ये रहेगा ही। जरा बताओ कुछ भी करना पड़ा नहीं ना, रिएक्शन भी बहुत सिंपल सी बन गई। तो यही क्या हो जाता है भैया आपका, ठीक है, सार्बिटाल हो जाता है। इसका नाम है सार्बिटाल। ये क्या बना है भैया, सार्बिटाल बना है। और ये क्या है बबुआ, तो ग्लूकोज बना है। ठीक है भैया, मतलब क्या है, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज का अपन अपचयन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं याद रखना, अपचयन। जब अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो जब हमने अपचयन कराया तो सार्बिटाल बनता है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्या होता है जब में, तो क्या होता है जब ऐसे देगा कि ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं, दे देगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो, यानी ये हिंदी वगैरह कुछ नहीं लिखना, तो आपको समझना होगा। ठीक है बबुआ, आई बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण। अब हम देखते हैं भैया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ये भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण में देखिए क्या होता है, देखिए भैया ग्लूकोज का मेन जल द्वारा क्या है, क्या लिखा है, एक मिनट, यहां पर भैया ब्रोमीन है, लगता है भैया नशा करे, पता नहीं जी कौन सी नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है ना, वही वाली बात हो गई। ब्रोमीन जल है बबुआ, यहां पर लगा दिया मीन जल, तो देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए। देखिए ऑक्सीकरण में होता क्या है, ग्लूकोज का जब ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण होता है तब जाकर के ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है भैया, ग्लूकोनिक एसिड, बोले तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। चलिए देखते हैं भैया, देखिए होता क्या है, ग्लूकोज ले लेते हैं, सबसे पहले अपन ग्लूकोज ले लेते हैं, लो जी ले लिया।
भाई ग्लूकोज का फार्मूला हमने बताया CHO, फिर उसके बाद CHOH का भैया होल 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद CH2OH। अब इसका करा रहे हैं क्या चीज, तो भैया इसका अपन करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करा रहे हैं भैया, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में, तो ध्यान देना ब्रोमीन जल मतलब Br2, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा, तो बनेगा भैया ग्लूकोनिक एसिड। अब देखिए जब भी ग्लूकोनिक एसिड कोई भी अम्ल बनता है तो यहां अम्लता की बात होती है, तो आपने पढ़ा है COOH, कुछ भी नहीं करना, इसमें भी सेम रिएक्शन है, बहुत आसान से पूरा सेम यही का यही छाप देना है, ये वाला जो O है यहां पर ऐड हो जाएगा तो ये COOH हो जाएगा। तो यहां पर भैया बन जाएगा COOH, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां तो CHO ऑलरेडी है, क्योंकि हमने बताया है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा शुरू में ही बताए हैं, जिसमें एल्डिहाइड, CHO क्या है, एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, और इसमें भैया बोला भी गया है ना कि बहुत सारे अनेक क्या है, एल्कोहलिक पॉलीहाइड्रॉक्सी समूह होते हैं। जैसे यही देख लो OH समूह, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे होते हैं। तो COOH हो गया भैया, और आपका ये नीचे CHOH का ये होल 4 हो गया भैया, उसके बाद CH2OH हो गया। ठीक है, ये बन गया, और इसका नाम क्या होगा बबुआ, तो ये है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है। ठीक है, ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, तो यहां पर अपन ऑक्सीडेशन लिख दे रहे हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण लिख दे रहे हैं भैया, और ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए भैया इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन अगला है भैया फेहलिंग विलियन से क्रिया। अब देखिए फेहलिंग विलियन से क्रिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसमें तो टायलन अभिकर्मक से भी क्रिया आता है, फेहलिंग विलियन से भी क्रिया आता है। याद करो भैया, हमने जितनी बार भी है बताया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर देखो, वहां पर ये रिएक्शन बताए हैं। ठीक है, उसमें एल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलियन से कराए थे, टायलन अभिकर्मक से कराए थे, कुछ याद आया, सेम वैसे यहां पर भी होता है। ठीक है भैया, तो ध्यान से समझिएगा बबुआ कि देखिए फेहलिंग विलियन के साथ क्रिया क्या है, जब ग्लूकोज फेहलिंग विलियन से क्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O का लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक है, यानी मेन कंपाउंड आपका क्यूप्रस ऑक्साइड ही होगा, और बाकी इसमें भी ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है, और टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तब भी ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, और उसमें रजत दर्पण बनता है। याद आया कुछ, चलिए तो यहां पर भैया हम ले लेते हैं, ग्लूकोज का ले लिया भैया CHO, और यहां पे CHOH, तो ये ग्लूकोज के भैया 4 अणु अपन ले लिए, और भैया यहां CH2OH, ये ग्लूकोज हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ में करा देनी है, तो भैया इसकी क्रिया फेहलिंग विलयन, और फेहलिंग विलयन होता क्या है भैया, तो फेहलिंग विलयन प्यारे बच्चों होता है CuO। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो भैया बन जाएगा COOH, यहां लगाएंगे, और CHOH होल ये 4 हो जाएगा, उसके बाद भैया CH2OH, मतलब एक तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा ही बनेगा, तय है, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा भैया Cu2O, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक है भैया, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाएगा। ध्यान देना भैया, ये संतुलित है नहीं समीकरण, इसके लिए अगर Cu2O है तो भैया यहां 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब एक ऑक्सीजन तो यहां लगा है और एक ऑक्सीजन यहां हो, तो ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप बना है।
ठीक है, तीर नीचे करेंगे, इसका मतलब है भैया ये अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, ऊपर होता का मतलब उड़ जाता। ठीक है, ये क्या है भैया, तो ये है, ठीक है, इसको बोलेंगे फेहलिंग विलयन, फेहलिंग, फेहलिंग अभिकर्मक बोलेंगे, विलयन नहीं है, फेहलिंग अभिकर्मक है। और बाकी ये तो ग्लूकोनिक अम्ल है ही, ये तो ग्लूकोनिक अम्ल है ही, और यहां भैया ये ग्लूकोज है। ध्यान देना, समझ में आ गया। अगर इसी तरह सेम आपका है टालिन अभिकर्मक वाला, टालिन अभिकर्मक में याद करो भैया, वहां पर Ag2O से क्रिया कराते हैं तो यहां पर Ag बनता है, 2Ag का लाल अवक्षेप, बाकी उसमें भी ग्लूकोनिक अम्ल ही बनेगा, सेम ऐसे रिएक्शन बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो जाता है फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया। 3 रिएक्शन बहुत है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई विटामिन के बारे में, और यहां से भी भैया लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से भी प्यारे बच्चों लॉन्ग में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई विटामिन क्या है, जब पूछेगा कि इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है और इसके रासायनिक नाम, इसके सोर्स तथा कमी से रोग, जब पूरा डिटेल्स में पूछेगा तब जाकर के ये पूरे के पूरे 5 नंबर में पूछेगा, या फिर कहेगा इसके स्रोत तथा कमी से होने वाले रोग को पूछेगा, तब भैया आपका 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं विटामिन क्या होते हैं, फिर इसका हम पूरा का पूरा हम भैया आपका एक ग्राफ की तरह समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे विटामिन। ठीक है भैया, चलिए तो विटामिन होते क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से अलग हो। ठीक है, इन सबसे अलग होते हैं तथा स्वास्थ्य व शारीरिक वृद्धि एवं पाचन क्षमता को बनाए रखने में अत्यंत क्या होते हैं भैया, सहायता प्रदान करते हैं, वो विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, और ये भैया ध्यान देना, इन्हें भोजन का आवश्यक एलिमेंट्स माना गया है। और विटामिन के अगर प्रकार की बात कर लें प्यारे बच्चों, जो विटामिन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आपने गाना भी सुना होगा भोजपुरी में, दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, है ना भोजपुरी वाले, लेकिन मजेदार होते हैं, है ना, कुछ ही गाने, सभी नहीं। तो देखिए विटामिन 2 प्रकार का होता है भैया, विटामिन भाई 2 प्रकार, घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। एक होता है जल में घुलनशील, क्या है, जल में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है प्यारे बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील। ठीक है, ध्यान देना, बहुत काम की चीज है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसलिए माइंड में अच्छे से स्टोर कर लेना। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, मतलब ये ऐसी विटामिन होती हैं जो पानी के साथ हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। और वो विटामिन कौन सी होती है भैया, विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी, जैसे गई भैंस पानी में, याद रख लो, बी सी यानी भैंस, तो ऐसे ट्रिक की तरह समझ लो, गई भैंस पानी में। तो भैया जल में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी, बी सी है। यही कारण है बच्चों, जो विटामिन बी होता है, ठीक, और विटामिन सी होता है। विटामिन जैसे सी को ही ले लो, सी के सोर्स में भाई प्रमुख सोर्स क्या है, विटामिन सी है, ये आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसी कारण है भाई, यही कारण होता है कि हम भोजन के साथ जो खट्टी चीजें हैं जैसे नींबू वगैरह है, निचोड़ कर भोजन के साथ लेते हैं, अचार वगैरह है ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसी विटामिन होती है, इनको अगर पका दो तो ये नष्ट भी हो जाती है। यही कारण है कि इनको ऊपर से भोजन के साथ लिया जाता है। और वैसे भी जब पसीना होता है और या जब आप पेशाब करते हो तो ये विटामिन शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसीलिए इसको रेगुलर बॉडी में बनाए रखने के लिए रेगुलर लेना पड़ता है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो विटामिन है
वसा में, तो इसमें क्या होती है भैया, विटामिन आपका ए हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद ई हो गया और के हो गया। तो ये क्या हो गया भैया, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है भैया, याद रखना ये क्या है, वसा में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं और ये जल में घुलनशील। भाई यहां से भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन में ऑप्शन दे देगा आपका, तो याद रखना बीसी जल में घुलनशील, बाकी बचा हुआ ए डी ई के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक ग्राफ से हम समझते हैं विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनके कमी मतलब सोर्स कौन से स्रोत होते हैं, कमी से रोग क्या होते हैं, सब कुछ एक फ्रेम में। तो नोट कर लीजिए भैया, पहले हो गया। चलिए भैया अब हम देखते हैं बच्चों इसका पूरा का पूरा ग्राफ भी। चलिए अब हम देखते हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत व कमी से रोग। अब भैया इसका पूरा एक ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए भैया इसका सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ग्राफ को अपन बना लेते हैं प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है भैया। अब देखिएगा भैया, ये हो गया पूरा का पूरा ग्राफ, जिसमें प्यारे बच्चों अपन पहले वाले में लिख लेते हैं भैया, यहां से हम लिखेंगे इसमें विटामिन, यानी विटामिन के क्या है नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और ध्यान देना आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे और आप इसको चुटकियों में याद कर लेंगे, इतना जरूर हम कहेंगे। तो ये विटामिन हो गया, यहां पर अपन लिखेंगे रासायनिक नाम, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, रासायनिक नाम लिखेंगे, ठीक है भैया, उनके रासायनिक नाम, क्योंकि रासायनिक नाम बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक। और इसमें लिखेंगे अपन सोर्स, यानी इनके स्रोत क्या है, और यहां पर हम लिखेंगे भैया कमी से रोग, क्या लिखेंगे, कमी से रोग, ठीक। सबसे ज्यादा जरूरी कमी से रोग होता है और रासायनिक नाम होता है, ठीक है। चलिए तो विटामिन में जितने भी हैं भाई आपके, विटामिन में प्यारे बच्चों सबसे पहले है कि विटामिन ए, विटामिन ए। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है भैया वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, क्या होता है भैया, रेटिनॉल होता है, ठीक है, याद रखना। और जो विटामिन ए का सोर्स होता है, स्रोत, तो विटामिन ए का जो स्रोत है उसमें भाई सबसे पहला जो गाजर, सबसे प्रमुख स्रोत गाजर, ठीक है, गाजर हो जाता है। यानी अगर हम वनस्पति में बात कर लें तो गाजर हो गया। गाजर के अलावा भैया जैसे इसमें बात कर ले पपीता हो गया, ठीक है, पालक हो गया, ये सभी आते हैं, पपीता हो गया। उसके बाद आप इसमें मछली का तेल, अगर जंतुओं में बात करें तो भैया मछली का तेल हो गया, ठीक है, ये आदि, ये सभी के सभी इसके सोर्स, प्रमुख जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो हमने लिख दिया है, ठीक है भैया। अब कमी से रोग कौन सा होता है, तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से प्यारे बच्चों रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी रोग होता है, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो है भैया विटामिन ए, सॉरी विटामिन ए तो हो गया, विटामिन बी हो गया। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है,
ठीक है, क्या होता है भैया, थायमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अब इसमें सोर्स की बात करें, विटामिन बी का जो स्रोत होता है, इसके स्रोत में ध्यान से समझिएगा, इसके स्रोत में जैसे हो गया भैया, एक हो गया दूध, ठीक है, दूध हो गया। उसके बाद बात कर ले भैया, जैसे इसमें हो गया, क्या कहते हैं, मतलब अंडा हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, ये विटामिन बी के सोर्स हैं। दूध हो गया, अंडा हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा बात कर ले भैया, जो सब्जियां होती हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। सब्जी, सब्जी में हम मतलब जो सब्जियां होती है, ठीक है ना, कोई भी सब्जी, और जो बनी खुनी नहीं है ना, जो हरी वाली होती है, ठीक है ये। और उसके बाद भैया, कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से बेरी बेरी, कौन सा भैया, बेरी बेरी, जिसको लकवा के नाम से जाना जाता है, तो इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, जो अगला विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल अपन बोलेंगे, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसके भैया सोर्स में बात कर लें तो विटामिन जो सी है, इसका सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, आंवला, आप सबको मालूम होगा, आंवला हो गया, ठीक है भैया। नींबू हो गया प्यारे बच्चों, नींबू हो गया, उसके बाद संतरा हो गया, ये सभी इसके प्रमुख सोर्स में आते हैं, आदि आप लगा सकते हैं। और इसके कमी से रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब जो मसूड़ों का रोग है, जैसे भैया पायरिया वगैरह हो गया, ये सभी, ठीक। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो होता है वो है भैया आपका विटामिन, विटामिन डी, क्या हो जाएगा, विटामिन डी। अब विटामिन डी जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, ठीक है भैया, ये इसका रासायनिक नाम हो जाता है विटामिन डी का, ठीक है, कैल्सीफेराल हो जाएगा। अब इसके सोर्स में विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन जो डी का भैया, तो सबसे भाई नेचुरल में बात कर लें, सबसे प्रमुख स्रोत तो सूर्य का प्रकाश होता है। इसके अलावा भैया वैसे भोजन में देखें तो भैया अंडा हो गया, ठीक है भैया, ठीक। इसके अलावा मछली हो गया, ठीक है, दूध हो गया, पनीर हो गया, सभी ये विटामिन डी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसके कमी से, यहां पे ध्यान देना, मतलब रिकेट्स होता है, ठीक। कमी से जो रोग होता है रिकेट्स होता है, जिसको बच्चों बोला जाता है सूखा रोग। क्या कहते हैं भैया, सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब हड्डियां एकदम दुर्बल हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाती हैं एकदम, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होगी। अब कैल्शियम की कमी होगी भैया, तो क्या जाहिर सी बात है, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है भैया, अगला है, अगला विटामिन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भैया विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा है। अब इसके बाद विटामिन जो ई हो जाएगा, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, टोकोफेराल, टोकोफेराल, टोकोफेराल रासायनिक नाम। उसके बाद भैया इसमें सोर्स की बात कर लें, जैसे बीज हो गया। अब बीज में किसका, जैसे कद्दू का बीज हो गया, ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू हो गया भैया, ठीक है, बादाम हो गया,
ठीक, मछली वगैरह तो प्रमुख रूप से ज्यादातर में शामिल ही होते हैं। ठीक, ये सभी हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, अब इसके भाई इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बांझपन। ठीक है, बांझपन, क्योंकि ये जनन क्षमता को कमजोर कर देता है। ठीक, अब उसके बाद अगला जो होता है भैया, अगला होता है आपका, वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के प्रमुख स्रोत में बात कर लें तो विटामिन के का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है भैया हरे पत्तेदार सब्जियां, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। एक मिनट, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, उसके अलावा भाई दूध हो गया, अंडा हो गया। ठीक है, ये सभी ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं विटामिन के। अब इसके भाई एक मिनट भाई, कहां से लगता है हमारा भी दिमाग एकदम पगला गया है, दिमाग हमारा सच में पगला गया है। लिखे किसमें है भैया, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये हमने लिख कहां दिया है, हमने लिखा कहां है, हमने इसके रासायनिक नाम में लिख दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए ये रासायनिक नाम भैया, ये विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फ्लिक्वेनोन, या इसी को फिक्वेनोन या फ्लिक्वेनोन हमने बताया, क्विनोन, फ्लिक्विनोन कहा जाता है, या कहीं कहीं आप देखेंगे तो फिक्वेनोन ऐसा लिखा होता है। ठीक है, अब यहां पर होगा भैया वो हमने जो लिखा है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया भैया, दूध हो गया बच्चों, अंडा हो गया, ठीक है, पनीर वगैरह हो गया, सब ये इसी में आते हैं। अब इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग है वो है रक्त का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना, यानी ज्यादातर जैसे हीमोफीलिया वगैरह की शिकायत जैसे होती है वैसे। तो ये हो जाएगा विटामिन के रासायनिक नाम, इनके सोर्स व कमी से रोग, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कार्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेराल, ई का टोकोफेराल, इसका फिक्वेनोन पढ़िए या फ्लिक्वेनोन। ठीक है, फिक्वेनोन भी कहा जाता है, हमने बताया ना भैया, इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिक्विनोन, ऐसे भी फिक्विनोन ऐसे भी लिखा जा सकता है। और बाकी इधर सोर्स हैं, इधर कमी से रोग है। चलिए प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको हम ट्रिक से याद करना आपको सिखाते हैं। बना लिया भैया। चलिए अब हम ट्रिक से आपको याद करना इसको बताएंगे कि कैसे ट्रिक से याद किया जा सकता है, ट्रिक से कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो ट्रिक से समझेंगे वो देखेंगे रासायनिक नाम। ठीक है भैया, ट्रिक में प्यारे बच्चों अपन क्या देखेंगे, ट्रिक में सबसे पहले देखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम से संबंधित ट्रिक। तो रासायनिक नाम में बस एक ट्रिक याद कर रखना भैया, वो चीज हमने पहले ही आपको बताया है कि रथ एक टॉफी, क्या है भैया, रथ एक, ठीक है मिला के है, दूर दूर ऐसा लिखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, रथ एक टॉफी। ये क्या है, रासायनिक नामों से संबंधित ट्रिक है।
अगर हम बात करें तो रा से क्या होता है भैया, तो देखिए विटामिन के ऊपर भाई नाम लिख दे रहे हैं, ये विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, और विटामिन सी का है, विटामिन डी का है, विटामिन ई का है, और उसके बाद विटामिन के का है। तो भैया ये तो ए बी सी डी ई के हो गया। अब इसमें ट्रिक की बात कर लें तो रा से क्या होता है प्यारे बच्चों, रेटिनाल। तो रा से मतलब रेटिनाल, था का मतलब भैया थायमीन, क्या हो गया बच्चों, थायमीन। ए का मतलब एस्कार्बिक अम्ल, क्या हो गया भैया, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद का मतलब कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, ठीक है। उसके बाद भैया यहां टा से का मतलब क्या हो गया, टोकोफेराल, क्या हुआ बच्चों, टोकोफेराल, क्योंकि टॉफी या टाफी बोलो, ठीक है। यहां पे रथ एक टॉफी के रूप में होता है ना, टोकोफेराल, तो यहां पे टॉफी, तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, टोकोफेराल। और उसके बाद भैया इसका हमने बताया फिक्विनोन। तो जरा आप बताओ, है ना मजेदार ट्रिक भैया, है ना प्यारे बच्चों, कि रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ये एक बड़ी लाजवाब सी ट्रिक है भैया, कि ये तो ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम हो गया, और नीचे रहा भैया आपका क्या चीज, या मतलब इनके रासायनिक नाम, ऊपर हो गया विटामिन। तो ये तो ट्रिक हो गया किससे भाई, संबंधित रासायनिक नाम से। अब हम एक अगली जो ट्रिक देखेंगे, अगली जो ट्रिक देखेंगे वो किससे संबंधित, तो वो देखेंगे प्यारे बच्चों रोग से संबंधित, रोग से संबंधित हम ट्रिक देखेंगे। नेक्स्ट अगली जो ट्रिक है वो है कि रवि सर, ध्यान देना, रवि, ठीक है, यहां पे रवि सर, इसमें थोड़ा हो सकता है आपको लगेगा डिसमैच हो रहा है, बट याद रखना, रवि सर वहां थक गए, रवि सर वहां थक गए। अब इसमें देखिए भैया आप ध्यान देना, ऊपर आप नाम ले लीजिए, मतलब लिख लीजिए विटामिन के, विटामिन ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, विटामिन डी हो गया, उसके बाद विटामिन ई हो गया, और विटामिन के हो गया, ये पूरा जैसे यहां पे था, है ना भैया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये ए हो गया भैया, ये क्या था, बी था, ये क्या था भैया, सी था, ये विटामिन डी था, और विटामिन ई हो गया, और यहां पे के, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। अब यहां पे समझना प्यारे बच्चों, रा का मतलब भाई विटामिन ए से जो रोग होता है, ए की कमी से, रा का मतलब मतलब जो है हमने क्या बताया, तो रिकेट्स, लो सबसे पहले सॉरी, जो रा है रतौंधी, ठीक है, रा से रतौंधी, इससे क्या होगा, चीजें अगर आप भूलते रहोगे तो दिमाग में से, रवि सर वहां थक गए, और ये ट्रिक है, आंख मुंह दो, रथ एक टॉफी, रा से रेटिनाल, था से थायमीन, ठीक है, ए से स्कार्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेराल, टो से टोकोफेराल, फी से फ्लिक्वेनोन, ऐसे याद। इसी तरह रवि सर वहां थक गए, तो रा से रतौधी, वी से यहां पे समझना वेरी वेरी, ठीक है, वेरी वेरी जो लकवा रोग होता है, ठीक, बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से तो भैया स्कर्वी याद रखना, स्कर्वी, स से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से, रा से मतलब रिकेट्स, रिकेट्स जो कि सूखा रोग हमने बताया। फिर उसके बाद वहां का मतलब विटामिन ई की कमी से, वहां का मतलब बांझपन, ठीक है, बांझपन याद रखना। उसके बाद थक गए, के की कमी से, यानी रक्त का थक्का ना बनना, थक गए का मतलब कि रक्त का थक्का ना बनना, थक का मतलब थक्का ना बनना, ये हो गया। बाकी इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, ये बस वैसे लगाया गया है। तो रवि सर वहां थक गए, तो ये हो जाएगा भैया ट्रिक किससे, रोग से संबंधित। तो इसको भी स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए भैया, काम की चीज है। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है
हमारा अगला टॉपिक है प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के प्रमुख कार्य। इस तरीके से किया जाता है, इसको लॉन्ग में भी पूछा गया है लेकिन मतलब उतना ज्यादा नहीं भैया, ज्यादातर ऐसे ही पूछेगा कि प्रोटीन क्या है, इसका इसका मतलब प्रोटीन के कार्य क्या है, या फिर बोलेगा कि इसका शरीर में, मानव शरीर में इसकी क्या भूमिका होती है। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा होती है भैया, नाइट्रोजन युक्त ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और एमिनो अम्ल प्रोटीन की क्या है, आधारभूत इकाई, मतलब इकाई है। अगर बहुविकल्पी में आ जाए कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है, तो एमिनो एसिड को। यह वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाया जाता है। मतलब जो प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा हमारे शरीर को इसी की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि भैया ये शरीर की वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा योगदान यही है ना। ये जो डोले सोले है कि नहीं, नहीं है भी, है ना, ये जो डोले सोले बन रहे हैं ना, प्रोटीन के कारण ही। तो ये मसल्स वगैरह डेवलप करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये वनस्पतियों और जंतुओं दोनों में प्रचुरता के मतलब, प्रचुरता का मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब भैया यहां पे अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो जंतु में किसमें पाया जाता है, तो दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली आदि में ये जंतु प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, यानी जंतुओं में हमें प्रोटीन यहां से मिलता है। और उसके बाद वनस्पति के अंतर्गत भैया हमें दाल, अनाज, मटर, फली, मूंगफली और सोयाबीन आदि से हमें प्रोटीन मिलता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन भैया हमको बात कर लें सोयाबीन से मिलता है, किसमें, जंतु मतलब वनस्पति में। उसके बाद भैया आपका आ जाएगा जो दलहन वाली चीजें होती हैं, अरहर की दाल, मूंगफली हो गया, मटर की दाल, उसमें। बाकी इसमें बात कर लें तो भैया ये मछली हो गया, अंडा हो गया, इन सब में, और पनीर हो गया, इन सब में भैया प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन के सोर्स होते हैं। अब इनमें कार्य के बारे में बात कर लें तो इनका कार्य क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका क्या योगदान होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पेशियों का निर्माण होता है। अभी हमने बताया ना कि ये जो पेशियां जगह जगह पर हमारे बॉडी में जो पेशियां, क्योंकि पेशियों के कारण ही हम कोई काम कर पाते हैं। अगर शरीर में पेशियां, भाई जब कोई आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो एकदम जीर्ण हो जाती हैं शरीर की, मतलब यूं कह लें पेशियां, तो भाई केवल हड्डी कंकाल ही रह जाता है। तो आदमी ना तो चल फिर सकता है, ठीक है, वो जहां पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि पेशियां ही क्या है, धीरे धीरे जीर्ण हो जाती हैं। तो पेशियों का ही काम होता है किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, कोई वर्क करना। आप कोई काम कर रहे हो तो जैसे भी बताया ना कि जैसे ये हम दिखा रहे हैं आपको, ऐसा मत सोचना बॉडी दिखा रहे है ही नहीं, दिखाएंगे का। तो ये जो भैया ये जो होती हैं, ये इतना आपको जो दिख रही हैं ऊपर ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, पेशियां ही होती हैं। बाकी तो नीचे ये हड्डी है, ऊपर से ये लेमिनेशन किया हुआ है, ठीक है, चमड़ा है। तो ये क्या है, पेशियों का निर्माण करती हैं, डेवलप करती हैं, जो मसल्स वगैरह हैं उनको गेन करती हैं। और शरीर की वृद्धि व विकास में भी ये सहायक होती हैं, ठीक। क्योंकि देखिए जो भी जिन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है उनको बोर्नवीटा वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, दिया जाता है, ठीक है। और ये एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में सुधार करते हैं, यानी उनका मरम्मत करते हैं। जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनमें मरम्मत का काम करते हैं। और ये एंटीबॉडी के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ये रोगों से लड़ने की भी क्षमता होती है, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से भी लड़ते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रोटीन और प्रोटीन के प्रमुख कार्य। स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, देखिए हार्मोन्स क्या है, हार्मोन के काम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है भैया। हार्मोन्स क्या होता है, देखिए हार्मोन्स शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा ये उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करते हैं।
ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं तथा एक बार कार्य संपन्न होने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, हार्मोन्स ही ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर बनते हैं। बाकी जितनी चीजें होती हैं भैया, वो हम कोई चीज ग्रहण करते हैं तब हमारे चीज भाई तब क्या होता है, हमको प्रोटीन कहीं से मिलता है, विटामिन कहीं से मिलता है, वसा कहीं से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कहीं से मिल रहा है, मंड वगैरह। लेकिन ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां आपने पढ़ा है, ठीक, नहीं भी पढ़ा है कोई बात ना। तो ये ध्यान देना, ये क्या है, जैसे हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं और ये बहुत सारी क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और बहुत सारी क्रियाओं को करने के लिए क्या करेंगे भैया, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे आपके अंदर गुस्सा आ जाती है, क्यों आती है, इन्हीं हार्मोन्स का किया धराया है। आपके अंदर रोम रोम खड़े हो गए, गुस्सा आ गया, आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग आ रही है, किसी को आपने देखा और उसके बाद आपको बस प्यार हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंडों में एक्टिविटीज जो हो रही हैं आपके माइंड में, जो स्रावित हो रहा है, जो केमिकल लोचा है भैया बायोलॉजी में, वो प्यार वगैरह नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में प्यार सब जो प्यार मोहब्बत ये इश्क है ना, इसका कोई स्थान नहीं है बायोलॉजी में, इनका कोई जगह नहीं है। ये सब केमिकल लोचा होता है, ये हार्मोन्स का किया धराया है, ठीक है, याद रखना भैया। तो ये हार्मोन्स वही होते हैं कि ये शरीर के विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये हमारे रक्त द्वारा शरीर में तेजी से भागेंगे और जैसे भाई काम इनका हो जाएगा, जैसे जिस चीज के लिए ये निकले हुए हैं, अगर वो काम खत्म एक बार तो ये हार्मोन्स भी खत्म, फिर से जब दोबारा काम होगा तो दोबारा से हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो यही इनका कार्य होता है, मतलब यही ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है भैया। तो याद रखना है ना, प्यार मोहब्बत जो बोलते हैं ना कि बस उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, वो मेरी जिंदगी है, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, अरे फालतू का ये सब केवल बकवास है ना। बस बोलते हैं ना भैया कि बस 4 दिन गायब होकर देख लो, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे और आप फालतू के इस चक्कर में पड़े हो कि कोई मेरे बिना मर जाएगा, कोई मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा, है ना, कोई मेरे बिना खाना नहीं खाएगा, तो आपसे बड़ा बकलोल कोई नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो अब आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं भैया, प्यार मोहब्बत के अगर चक्कर में पड़े हो तो निकल जाना, ठीक, याद रखना। अब जैसे हार्मोन्स के काम में भैया, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होती है, वो मास्टर ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो इस मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स में बात करें तो यह शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। और उसके बाद एक इंसुलिन हार्मोन्स होता है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स, ये प्रसव के दौरान मांसपेशियों के संकुचन को पैदा करता है। या रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स क्या है, प्रसव पीड़ा को कम करता है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स हैं, तो जो कि जनन भाई ग्रंथियों में स्रावित होते हैं, जो कि क्या है, वो किसी भी स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो याद रखना ये सब हार्मोन्स का है। अगर शरीर में जहां से ये स्रावित होते हैं उन्हीं को निकाल लिया जाए, अगर हार्मोन स्रावित ही ना हो तो आपके अंदर कुछ नहीं, आप एकदम बेकार हो जाओगे। यानी ना तो आपके अंदर प्यार मोहब्बत की फीलिंग, दुख दर्द क्या होता है नहीं समझ में आएगा, सुख दुख क्या है नहीं समझ में आएगा, ठंडी गर्मी क्या है कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो हार्मोन्स का किया धराया है, याद रखना, ठीक है भैया। तो यहां पे समझ में आ गया ना कि हार्मोन्स क्या होता है और हार्मोन्स के काम। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखेंगे भैया डीएनए की द्विकुंडली संरचना। प्यारे बच्चों ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भैया। इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि कई बार ये 5 नंबर में देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर भैया ये 3 नंबर वाला टॉपिक है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। बायोलॉजी में बच्चों ये आपने बखूबी पढ़ा है, ये चैप्टर नंबर ये 5 में है, ठीक है। बायोलॉजी में ये 5वें चैप्टर का टॉपिक होता है,
ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं उससे हमें क्या मतलब बायोलॉजी में, हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर ही जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, यानी पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है भैया, तो देखिए डीएनए की द्विकुंडलित संरचना क्या होती है। वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डीएनए से संबंधित, अब डीएनए क्या होता है जरा ये जान लो भैया। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, हाई स्कूल में तो आपने थोड़ा इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, जो मैथ वाले हैं वो भी। तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी ये एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल बच्चों दो तरह का होता है, एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एक मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और सर्वप्रथम इसे फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है, और नाम न्यूक्लिन दिया था और बाद में न्यूक्लिक अम्ल रख दिया था उसी को। तो ये जो डीएनए है ये अधिकांश जीवों में पाया जाने वाला एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसी के संबंध में वाटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने द्विकुंडलिक यानी डबल हेलिक्स, दो धागे आपको दिख रहे हैं, इसके संबंध में इन्होंने क्या है एक सिद्धांत अपना दिया, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ध्यान देना भैया, तो यहां पर लिखेंगे वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में क्या किया, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया। अब इन्होंने ये बताया भैया, अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटक से मिलकर बना होता है, यानी प्रत्येक डीएनए अणु में 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, दूसरा फास्फेट समूह होता है, और तीसरा नाइट्रोजन क्षार होते हैं किसी भी डीएनए अणु के अंदर। ठीक है, अब यहां पे वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताया कि निम्न प्रकार से होती है। अब नंबरिंग कर करके बताया, ध्यान से समझना, रटना नहीं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। मेरे प्यारे रसगुल्लों जरा गौर से देखिए, तो ये भैया एक अणु है, ठीक है, इस तरह से आप देखिए जरा, ऐसे करके इस तरह से अगर आप देखिए तो ये क्या है भैया, 2 ही हेलिक्स तो हैं इस तरह से। तो मतलब यहां पर तो एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो 2 अणु हैं। तो इन्होंने बताया कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी इन्होंने बताया कि 2 क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है भैया, और इसका जो व्यास होता है प्यारे बच्चों, इसका जो व्यास होता है यानी यहां से यहां तक इसके बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी पहली चीज समझ में आ गई, क्योंकि पॉइंट ही याद रखना, ये जो नंबरिंग करके लिखा है अपने को वही याद रखना है। पहली बात इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, ठीक है, तथा जिसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए वो देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ, हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं भैया, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये बताया, दूसरी बात ये बताया कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ध्यान देना, क्या बताया भैया, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5' कार्बन से तथा दूसरी तरफ के 3' कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब समझना प्यारे बच्चों, यहां पर यह बताया गया कि जो ये हेलिक्स हैं, मतलब ये धागे हैं प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि यही जो 2 हैं, क्योंकि बताया गया 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें बताया गया कि जो फास्फेट होता है प्लस एस, ये इसी तरह से P प्लस एस ऐसे करके भैया P प्लस एस, ठीक है, P प्लस एस बताया इन्होंने कि फास्फेट प्लस शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऐसे ही दोनों में फास्फेट प्लस शर्करा समूह
क्या होते हैं भैया, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बताया, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बताया कि यहां पर यह बताया गया प्यारे बच्चों कि इसमें होता क्या है, फास्फेट समूह एक तरफ के 5 डैश कार्बन से, मतलब एक तरफ के 5 डैश कार्बन से जुड़ा होता है। अब जब ये 5 डैश कार्बन से जुड़ेगा तो दूसरी तरफ से भैया ये 3 डैश कार्बन से जुड़ेगा। अगर ये भैया 3 डैश कार्बन है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, इधर की बार 5 डैश कार्बन से जुड़ा होगा। बस इतनी सी बात है। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया बबुआ, कुछ भी नहीं रटना, जैसा कि दिख रहा है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा नंबर कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा भैया, नाइट्रोजन क्षार द्वारा, जिसमें एडेनिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध से और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। यह भी समझने वाली बात है। इसमें यह बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये अगर दोनों श्रृंखला जुड़ी हुई हैं तो इनको बीच में कोई चीज जोड़ा है। आप दिख रहा है आपको, रंगीन रंग बिरंगा गुलाबी हरा ऐसे नीला करके दिखाई दे रहा है, इन्हीं को नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं भैया, तो 4 नाइट्रोजन क्षार, एडिनिन, उसके बाद प्यारे बच्चों ग्वानिन, फिर उसके बाद साइटोसिन, फिर उसके बाद थायमीन। ये डीएनए के 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी ए, ठीक है, जी, सी, उसके बाद टी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ध्यान देना, साइटोसिन और थायमीन, याद रखना भैया, ये 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और आरएनए में यही थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी 3 मिलते जुलते हैं। तो यहां पर यह बताया गया जो चारों नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जरा ध्यान से समझिए। वहां पे एक बात कही गई बबुआ, एक बात यह कही गई कि इसमें जो एडेनिन है थायमीन के साथ द्विबंध से, कितने बंध से, द्विबंध से। तो मान लेते हैं जैसे ये एडेनिन है और ये थायमीन है, तो ये इसके साथ द्विबंध से जुड़ेगा। और फिर बताया कि जो ग्वानिन है साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ गया। बस यही समझना है। ठीक है भैया, जैसे इसमें फिर से मान लेते हैं ये एडेनिन है और ये थायमीन है द्विबंध से, और ये ग्वानिन है साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है। मतलब इसी तरह से भाई ये 4, क्योंकि 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो यहां प्रत्येक में भैया 4-4 आपके इससे जुड़ते हैं। मतलब इस तरह से समझने का प्रयास करिए। पूरे में देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, तो मतलब ऐसे जुड़ता है। एडेनिन ये थायमीन के साथ डबल, फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल, फिर उसके बाद वही चीज थायमीन एडेनिन के साथ डबल कर दीजिए, उल्टा सीधा आगे पीछे, या साइटोसिन थायमीन के साथ, मतलब इसके ग्वानिन के साथ ट्रिपल। तो भैया एक में हो गए पूरे 4। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक में नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है कि डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, ध्यान देना, कितने, 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी है भैया वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है लगभग में। जोड़ लीजिए 10, जैसे ये 1 है 2 है 3 है, यहां भी 1 है, आधा दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां आया। तो भैया जैसे यहां से यहां तक 10 नाइट्रोजन क्षार, तो 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितना, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये चीज भी बताया गया। तो ये नाइट्रोजन मतलब ये क्या हो जाता है, तो ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना हो जाती है वाटसन और क्रिक की। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि वैसे भी इसमें कुछ चीज डिफिकल्ट है नहीं भैया, ठीक है, जो आपको परेशान करे। आई बात समझ में? चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अगला टॉपिक है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। यह भी कई बार पूछा गया है, संरचनात्मक अंतर कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए भैया इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक अंतर लिखिए या डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, इस तरह से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं भैया क्या अंतर है। देखिए प्यारे बच्चों, डीएनए क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए है यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये केंद्रक में पाया जाता है। बट जो आरएनए होता है ये प्रमुख रूप से भैया कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, अभी आपने देखा, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसे होती है भैया, ठीक है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, बट इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, मतलब ये केवल ऐसे होगा, एकल सूत्री, ठीक है भैया। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। कौन सी शर्करा, तो इसमें डी शर्करा यानी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जबकि इसमें क्या होती है, केवल और केवल राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। कौन सी शर्करा, राइबोज शर्करा। जो डीएनए होता है इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है, हमने इसके पहले बताया। और जो आरएनए होता है इसमें यूरेसिल क्षार पाया जाता है, मतलब भाई पूरा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमीन डीएनए में होता है, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल क्षार होता है। और डीएनए में बात करें, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो यह कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। यानी अधिकांश, दुनिया के अधिकांश जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये क्या होता है, कुछ जीवों में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। बाकी और भी हैं, जैसे लिख सकते हैं डीएनए में ये लाखों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, बहुत सारे हैं भैया। छठवां एक और लिख दें कि यह लाखों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बात कर लें भैया, तो यह हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगी ना, या हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर टोटली आपका फिनिश हो जाता है। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। जो बचे खुचे हमने बताया ना, 100 टाइप क्वेश्चन होंगे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे तो उसमें निपटा देंगे। बाकी हमने हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।